धूल जैसे कदम से मिलती है, जिंदगी रोज हमसे मिलती है और ऐसे बहुत कम लोग हैं दुनिया में जिनको शोहरत कलम से मिलती है। नमस्कार साथियों, मैं आरजे राघव रेडियो धूम 89.6 के खास प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, आज के प्रोग्राम में हम साक्षात्कार करते हैं, बातचीत करते हैं अपने ही अंचल के किसी खास मेहमान से। और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप हैं श्री रामचंद्र शर्मा जी। आप एक स्कूल डायरेक्ट करते हैं, स्कूल चलाते हैं, एक स्कूल के ऑनर हैं। स्कूल का नाम है संस्कार पब्लिक स्कूल और साथ में एक अखबार के संपादक भी हैं जिसका नाम है क्रांतिकारी संकेत। आपसे हम बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, एजुकेशन के विषय में, पत्रकारिता के विषय में, और आपसे बहुत सारे अनुभव को जान करके साझा करेंगे अपने श्रोताओं से। तो शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो धूम के प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में। धन्यवाद। शर्मा जी, आपके बारे में बहुत लोग जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, और जैसा कि हम कहते हैं संघर्ष, चुनौती, उपलब्धियाँ। तो संघर्ष, चुनौती ये कोई नहीं जान पाता, उपलब्धियाँ दिख जाती हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम आपके जीवन के अब तक के सफ़र के बारे में जानना चाहते हैं कि आपने इस मुकाम को कैसे हासिल किया, क्या क्या परेशानियाँ आईं, क्या क्या आपने संघर्ष किया और क्या क्या चुनौतियाँ आईं। सबसे पहले तो मैं रेडियो धूम को और राघव जी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे मौका दिया रायगढ़ की जनता से बातचीत करने का। जहां तक जीवन के सफ़र की बात है, बहुत ज़्यादा को क्या कहूं, लेकिन मैं बहुत ही सामान्य परिवार से हूं। आज भी एक सामान्य व्यक्ति ही हूं। मेरे परिवार में पिता श्री मनीराम शर्मा, माता श्रीमती पूर्णिमा देवी और मेरे भाई बहन, हम लोग बहुत ही सामान्य परिवार से रहे। हमारी देहात में दुकान लगती थी, जो बाजार हाट लगता है, उसमें जी पूरे सप्ताह भर अलग अलग दिवस पे अलग अलग स्थान पर, रविवार बाजार में, रेंगालपाली में, पुसौर में, चिखली में, वहाँ से हम लोगों की शुरुआत हुई। और उसके बाद पिताजी हमारे पुजारी रहे। हमारा खुद का मंदिर है जिसमें राधा कृष्ण जी की पूजा होती है। पिताजी बहुत ही संत व्यक्ति रहे जिन्होंने हमें संस्कार दिए और जिनके संस्कारों के कारण ही आज हम सब भाई बहन बहुत अच्छी जगह पे हैं और आप सबके आशीर्वाद से एक मुकाम हासिल किए हैं। मैंने अपनी शिक्षा जो है केवड़ावाड़ी बस स्टैंड स्कूल भूपदेव प्राथमिक शाला से की, अच्छा, प्राथमिक शिक्षा, और माध्यमिक शिक्षा नटवर हाई स्कूल से की। 12वीं तक की शिक्षा वहीं मैंने प्राप्त की। उसके बाद डिग्री कॉलेज में मैंने बीएससी किया, फिर एमए हिस्ट्री किया। उसके बाद फिर मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगा। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि शुरू में मैं पढ़ता ही नहीं था। मैं 11वीं 12वीं तक एक खिलाड़ी के रूप में ही जाना जाता था। क्रिकेट मेरा बहुत पैशनेट खेल रहा है, लेकिन कॉलेज में आने के बाद मुझे समझ में आया कि बिना पढ़े जीवन का सार नहीं है जी। तो फिर मैंने पढ़ाई की और काफ़ी पढ़ाई की। मतलब मुझे आजकल आश्चर्य भी होता है कि मैंने इतनी पढ़ाई कैसे कर ली। लेकिन काफ़ी पढ़ाई की, ज़बरदस्त तैयारी की, आईएएस मेंस दिया, पीएससी इंटरव्यू दिया। उसके बाद फिर मैं पुलिस की परीक्षा में सफल हुआ जी और थानेदार बना, सब इंस्पेक्टर। फिर मेरा प्रमोशन हुआ। इसके पहले कॉलेज लाइफ में मैं एनसीसी में सीनियर अंडर ऑफिसर रहा, क्रिकेट में यूनिवर्सिटी का प्लेयर रहा, यूथ महोत्सव में बहुत सारी चीज़ों में हमने हिस्सा लिया। सीपी देवांगन और मैं, हम दोनों प्रश्न मंच में स्टेट तक गए, काफ़ी अच्छी पोजीशन हासिल किए। कहने का मतलब यह है कि मैं काफ़ी क्षेत्रों में सक्रिय रहा और मुझे एक्टिव रहने का बड़ा शौक है। यही कारण है कि मैं आज तक लगातार एक्टिव हूँ। पुलिस की नौकरी मैंने 14-15 साल की, लेकिन उसके बाद कुछ परिस्थितियाँ और कुछ जन्म स्थान से लगाव, तो मैं यहाँ वापस आ गया। और वापस आने से पहले ही मैंने यहाँ पर एक अपने दोस्तों की और भाइयों की मदद से एक स्कूल स्थापित की, संस्कार पब्लिक स्कूल, जिसे आप सभी लोग जानते हैं। और वो स्कूल काफ़ी ग्रोथ पे थी। जब मैं यहाँ आया तो मैं अपने आप को पूरा समर्पित कर दिया स्कूल क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। आपको बताना चाहूँगा कि नौकरी से पहले मैं ब्रिलियंट पीएससी कोचिंग यहाँ चलती थी जी। मैं और मेरे 2-3 दोस्त, गिरीश मिश्रा सर, सुरेश पटेल सर, हम लोग वहाँ पढ़ाते थे। और आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे पढ़ाए हुए लगभग 50 से 60 लोग आज इंस्पेक्टर हैं, डीएसपी हैं, 3-4 मजिस्ट्रेट हैं, एडीजे हैं, 3-4 डिप्टी कलेक्टर हैं, कई एडिशनल एसपी हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है। और मैं जब राजनांदगांव में मेरी पोस्टिंग हुई पुलिस में, उस समय भी मेरा शौक था पढ़ाने का, मैंने उसे जारी रखा और मैं पुलिस की नौकरी में रहते हुए भी मेरे घर में वहाँ पढ़ाता था। राजनांदगांव के कम से कम 20-25 लोग जो आज टीआई हैं, डीएसपी हैं, एडिशनल एसपी हैं, वो मेरे सानिध्य में रहे हैं। किसी को मैंने ट्रेनिंग दी, किसी को मैंने सिखाया, किसी को पढ़ाया, किसी को इंटरव्यू की शिक्षा दी। और मैं तो माध्यम बना। मैं ये मानता हूँ कि भगवान ने मुझे
ऐसा कोई माध्यम बनाया जिसके कारण किसी का जीवन बन गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इन चीज़ों को याद करके कि किसी का आप भला कर सकते हो तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। स्कूल में संचालन करते करते मैं जिला क्रिकेट संघ में सेक्रेटरी भी बना, और यहाँ से एक प्लेयर रवि सिंह रणजी खेल चुका है। अच्छा। हमारे निर्देशन में एक प्लेयर छत्तीसगढ़ की 23 टीम में है, सचिन चौहान। ऐसे करके बहुत सारे खिलाड़ी हैं। आलोक कुमार है, अंडर 19 की टीम में है, जो मेरा शिष्य है। तो क्रिकेट में भी मेरा पैशन है, तो मैं उसमें योगदान दे रहा हूँ। सामाजिक रूप से भी कोशिश करता हूँ कि समाज के हित में काम कर सकूँ। विप्र फाउंडेशन नाम की संस्था है हमारे समाज की, जिसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। यह समाज के अलावा अन्य जो सर्व समाज है उनके हित के लिए भी काम करता है, उसमें भी मैं लगा हुआ हूँ। जिला प्रेस एसोसिएशन में मैं अध्यक्ष हूँ। चूँकि पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद सामान्य जीवन जीना बड़ा मुश्किल होता है, जी। आप जानते हैं। तो मैंने सम्मान को बनाए रखने के लिए एक अपनी इमेज, एक छवि बनी रहे, एक पहचान बनी रहे, और लिखने का मुझे बचपन से शौक रहा है, तो लिखने का भी सदुपयोग हो सके तो मैंने क्रांतिकारी संकेत अखबार आरंभ किया जी। वो आपकी दुआ से रायगढ़ के लीडिंग न्यूज़पेपर में है। बिल्कुल बिल्कुल। कलर पेपर है। तो ऐसे मैं बहुत सारे क्षेत्रों में आज भी जुड़ा हुआ हूँ, लगातार कंटिन्यू जिला स्टेडियम कमेटी में भी सदस्य हूँ। तो इन सब में होने का अर्थ ये नहीं है कि मुझ में कोई बहुत बड़ा कोई भाव आ गया है, लेकिन मुझे खुशी होती है कि मैं इन क्षेत्रों में लोगों की, जनता की, खिलाड़ियों की, बच्चों की, शिक्षकों की मदद कर पा रहा हूँ। भगवान ने मुझे इसका मौका दिया है, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। और काफ़ी गरीबी मैंने देखी है, बहुत संघर्ष किया है। बाज़ार में मैंने पिताजी के साथ, भाइयों के साथ मेहनत की है। पूजा ट्रांसपोर्ट हमारा बहुत प्रसिद्ध ट्रांसपोर्ट है रायगढ़ का, वो मेरे भाई लोग संभालते हैं। और ये जो कुछ भी है ईश्वर की कृपा से है, माता पिता के आशीर्वाद से है, वरना हम तो सब मिट्टी हैं, धूल हैं। ये बहुत अच्छे विचार हैं कि माता पिता के आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से हैं। और जब मैं आपको सुन रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि एक शब्द में यदि बयां करूँ तो मल्टी टैलेंटेड, या फिर कह सकते हैं कि मल्टीटास्किंग भी। तो ऐसे आप मल्टी टैलेंटेड भी हैं, बहुत सारे टास्क आप करते हैं, और ये बहुत कठिन होता है कि सबको समेट के रखना और सब में अच्छा करना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक में तो अच्छा कर पाते हैं, बाकी में नहीं कर पाते हैं। तो ये कभी कभी या किसी एक में या बहुत खास लोगों में ये गुण होता है कि बहुत सारे काम अच्छे तरीके से कर पाते हैं। हम आपसे और भी जानेंगे आपके बारे में, आपकी संस्थाओं के बारे में, मगर सर रेडियो धूम 89.6 इंफोटेनमेंट स्टेशन है। इंफोटेनमेंट से हमारा अभिप्राय ये रहता है कि जानकारियों के साथ एंटरटेनमेंट, और जैसे जानकारी तो आप दे रहे हैं, साथ में हमें मनोरंजन का भी ख्याल रखना है अपने श्रोताओं के। तो हम यहाँ आपकी पसंद का एक गाना जानना चाहते हैं जो हम अपने श्रोताओं को सुना सकें। जी, मेरी पत्नी का नाम रश्मि शर्मा है जी। उसे एक गाना बहुत पसंद है। अच्छा। जो मैं उसके गाना अक्सर सुनता हूँ, वो मैं चाहूंगा कि आप सुनाएं। बिल्कुल। ताकि उनको लगे कि मेरे इंटरव्यू के दौरान वो भी मेरे हाँ, जिक्र में है, साथ में है जी। वो गाना है आँखियों के झरोखों से। श्रोताओं, आपका एक बार फिर स्वागत है रेडियो धूम के खास प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में। और जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री रामचंद्र शर्मा जी। सर, आपने बहुत सारी जानकारियां दी। आप पुलिस में रहे, अब एक स्कूल चला रहे हैं, अखबार के संपादक भी हैं। पुलिस की नौकरी के बाद ये कैसे ख्याल आया कि मुझे शिक्षा के क्षेत्र में जाना है? पुलिस की नौकरी ऐसी है कि काफ़ी अनुशासन वाली नौकरी है। उसमें भी मैंने बहुत कुछ सीखा। उसमें भी कई अधिकारियों से मेरे अच्छे संबंध रहे, जिनके कारण मेरे को अनुभव मिला। लेकिन मैं शिक्षा के क्षेत्र से शुरू से जुड़ा रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कोचिंग में पढ़ाता था, तो वो मन में एक भाव था कि जब भी मैं कुछ बनूंगा और यदि कुछ ऊंचाई हासिल की, तो जो जन्म स्थान है मेरा, वहाँ पर मैं कुछ ऐसा दूंगा जो यहाँ के लोगों को लाभ मिले। तो चूंकि मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ था और मेरी जो पोस्टिंग थी वो ज़्यादातर राजनांदगांव में रही जी। और राजनांदगांव को मैं मानता हूँ कि वो शिक्षा का हब है। वहाँ पर 5-7 स्कूल ऐसी हैं जो स्कूल संस्कार पब्लिक स्कूल है, वैसे स्कूल वहाँ 5-7 हैं अलग अलग नाम से। तो मुझे ये महसूस हुआ कि रायगढ़ में उसकी जरूरत है। तो मैंने अपने भाइयों से, अपने दोस्तों से बात की और फिर हमने संस्कार पब्लिक स्कूल आरंभ किया। नौकरी में रहते रहते वहीं से मैं मैनेज करता था, बाकी यहाँ भाई लोग और अन्य स्टाफ जो है वो संभालते थे। और जब मैं यहाँ वापस आया तो चूंकि मैं उससे जुड़ा रहा था और मेरा एक पैशन था, तो मुझे लगा कि मैं जब इतने सारे क्षेत्रों से जुड़ा हुआ हूँ, इतनी सारी चीज़ें भगवान ने मुझे दी हैं, सिखाई हैं, तो क्यों ना मैं बच्चों के साथ समय बिताऊं और मैं उनके जीवन को बनाने के लिए कुछ रोल अदा करूं। सर, आपने संस्कार पब्लिक स्कूल की बात की, इसका नाम है संस्कार। तो संस्कार पब्लिक स्कूल बाकी स्कूल्स से कैसे अलग है? क्या एक एक्स्ट्रा फैक्टर है या एक्स फैक्टर है जो केवल संस्कार पब्लिक स्कूल में मिलता है? जी बिल्कुल सही है।
मैं छोटी सी घटना बताना चाहूंगा आपको। जी। जब मैं पुलिस की नौकरी में जा रहा था तो मेरे पिताजी ने कहा, वो पुजारी व्यक्ति, उन्होंने कहा कि बेटा पुलिस की नौकरी में जा रहे हो तो वहाँ थोड़ा सा कुछ भी कहें पुलिस विभाग बदनाम तो है कुछ मामलों में, तो बोले ये सब चीज़ों में तुम इन्वॉल्व हो जाओगे तो फिर मेरे नाम का क्या होगा। तो मैंने उनको कहा कि बाबूजी 26 साल की उम्र में जब मेरी नौकरी लगी, मैं अभी तक नहीं बिगड़ा या अभी तक मैं ऐसी गलत चीज़ों में शामिल नहीं हुआ, तो आपको अपने संस्कार के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि मैं आगे भी ऐसा नहीं करूँगा। जी। और आपको बताते हुए राघव जी खुशी हो रही है, वो पिताजी के दिए हुए संस्कार हैं। तो जब हम स्कूल स्टार्ट कर रहे थे तो सबसे पहले नाम आया आइकॉन। जी। कि आइकॉन नाम रखा जाए। आइकॉन मतलब स्पेशल, बिल्कुल कुछ खास। लेकिन फिर 2-4 लोगों से बात हुई तो मुझे अचानक ये बाबूजी वाली ये घटना याद आ गई कि यदि आपके पास संस्कार हैं तो आप किसी भी क्षेत्र में असफल नहीं होंगे। जी। जी, क्योंकि वो आपको मजबूत बनाता है। और भारतीय संस्कृति ही कह सकते हैं कि संस्कार की संस्कारों की जननी है भारतीय संस्कृति, तो संस्कारों से भरी हुई है। तो मुझे ध्यान आया, तो मुझे लगा कि जब हम बच्चों को वो देने ही जा रहे हैं तो नाम भी वही रखें। बिल्कुल। तब फिर संस्कार पब्लिक स्कूल नाम रखा गया। और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हॉस्टल में हमारे यहाँ 200 बच्चे हैं। अच्छा। जसपुर, सरगुजा, कांसाबेल, कुनकुरी, पत्थलगांव, इस क्षेत्र के, जांजगीर चांपा क्षेत्र के जो बच्चे शामिल हैं, वो बच्चे जब यहाँ आते हैं और जब घर जाते हैं 2-3 महीने 4 महीने बाद, तो पेरेंट्स आकर के बोलते हैं कि सर ये पहले पाँव नहीं छूता था, पाँव छूने लग गया है। बिल्कुल, इस बात को हमने भी गौर किया है। और रायगढ़ में जो आपके स्कूल के बच्चे हैं, मैं पर्सनली अनुभव किया है मैंने कि हमारे मोहल्ले का एक बच्चा था जो संस्कार पब्लिक स्कूल गया और उसके पिताजी ने इसीलिए एडमिशन कराया कि बहुत बिगड़ा है और जब तक माता पिता के साथ रहेगा तो ऐसे उधम करते रहेगा। मगर जब वो संस्कार पब्लिक स्कूल गया, समर वेकेशन में जब वापस आया, तब तुरंत मैंने कह दिया कि हाँ, गए तो सही स्कूल में हो। जी जी जी, बिल्कुल। तो मेरा ये प्रयास रहता है कि जो भी बच्चे आ रहे हैं, चाहे वो नर्सरी का हो चाहे 12th का हो, मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट भी हूँ, पुलिस में रहा हूँ। जी जी। अनुशासन को पसंद करता हूँ और मैं बच्चों से ये बोलता हूँ कि बेटा बदमाशी चलेगी, बदतमीजी नहीं चलेगी। ये बहुत बढ़िया बात कही आपने। तो मैं पेरेंट्स से भी आज आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहूंगा कि बच्चे बदमाशी करेंगे ही, नो डाउट, उनकी उम्र है, लेकिन वो बदमाशी बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। जी। तो मैं ये पेरेंट्स से भी कहना चाहता हूँ कि वो बदमाशी करें, सब चलेगा, लेकिन आप गलत दिशा में जाने से नहीं रोकेंगे तो आज निकल वो बच्चे की दिशा गलत हो जाएगी और बाद में आपको लगेगा कि मैंने संस्कार नहीं दिए। तो आप शिक्षा दें, लेकिन उसके पहले संस्कार दें। शिक्षा तो ग्रहण कर ही लेगा। बिल्कुल, ये बात आपने बहुत अच्छी की कि शिक्षा तो ग्रहण कर ही लेगा, मगर अधिकतर जब हम देखते हैं कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं तो लोग दोष तो देते हैं उस व्यक्ति को जिसने ये घटना की है, मगर कहीं ना कहीं ये इफेक्ट रहता है कि हम शुरू से उस पर उतना ध्यान नहीं दे पाए हैं। इस वजह से ऐसा हुआ है कि आज उसे ऐसा कदम उठाना पड़ गया। और सर, आप पत्रकारिता के क्षेत्र में जुड़े भी हैं, तो स्कूल के साथ साथ फिर आपने कैसे सोचा कि मुझे पत्रकारिता के क्षेत्र में आना है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। पहले मैं आपके प्रश्न का जवाब जो पूरा नहीं दे पाया था, संस्कार स्कूल बाकी सबसे अलग क्यों है। जी जी जी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं पेरेंट्स से भी ये बात शेयर करता हूँ, क्लास 1 to 12 जीवन का ऐसा समय है जो आपके पूरे जीवन को बदल देता है। यही समय तय करता है कि आप कलेक्टर बनेंगे कि चपरासी, डॉक्टर बनेंगे कि कंपाउंडर, इंजीनियर बनेंगे या मैकेनिक। ये समय बहुत तय करता है कि आप क्या बनेंगे। तो मैं खुद और हमारी जितनी फैकल्टी है, ये एक पूरा प्रयास करती है कि बच्चा केवल यहाँ से पढ़ के ना निकले, समझ के निकले, कैरियर को जान के निकले। हमारे यहाँ क्लास 6 से ही ये दिमाग में डालना शुरू कर दिया जाता है कि आप क्या बनोगे। और जब वो ये दिमाग में डालता है कि मैं क्या बनूंगा, तो हम पूछते हैं कैसे बनोगे जी, क्या आपको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। चूंकि मैं खुद कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे चुका हूं और आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, जनता को बताते हुए भी, कि हमारे से अभी तक 5 IIT, 17 से 18 MBBS, 19 से 20 CA और अनेकों इंजीनियर यहाँ से पास करके निकल चुके हैं। NDA में, CDS में हमारे यहाँ के बच्चे पास हो चुके हैं। अभी वैभव जिंदल नाम के कांसाबेल के एक बच्चे ने IAS पास किया। अरे वाह। और अभी वो डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए वो ट्रेनिंग कर रहे हैं मसूरी में। तो केवल हम लोग यहाँ पास करके उसको निकालना है ये नहीं सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि उसके दिमाग में ये बात डालनी है, इस बात की बीज डालनी है कि बेटा तुम आगे क्या बनोगे और कैसे बनोगे। जरूरी नहीं कि वो नौकरी करे। मैं एक आपको हंसी भी आएगी सुन करके, मैं एक बात बच्चों को हमेशा बोलता हूँ और उनसे बोलता हूँ कि आप दोहराओ। जब भी हमारे असेंबली होती है तो मैं खुद अटेंड करता हूँ, मैं रोज सुबह 7 बजे पहुंच जाता हूँ। तो मैं बच्चों से एक ही बात बोलता हूँ, आई एम द बेस्ट। और मैं उनको बोलता हूँ कि बेटा इसको दोहराओ।
और वो लोग दोहराते हैं। तो मेरा यही कहना है कि केवल दोहराना नहीं है, इससे पालन भी करना है, और आई एम द बेस्ट बनने के लिए आपको मेहनत भी करनी है और टीचर के साथ मिल करके आपको ऊंचाई छूना है। बिल्कुल। तो ये एक प्रयास रहता है। और खेल में भी, अदर एक्टिविटी में भी हमारे बच्चे बहुत आगे हैं। संस्कार स्कूल इसलिए भी खास है क्योंकि, एक नेगेटिव बात बोलूंगा लेकिन जरूरी है बताना, आजकल जो बच्चे 11वीं 12वीं में फांसी लगा लेते हैं, उसका कारण मैंने बहुत करीब से महसूस किया है। वो तब ऐसा ज्यादा होता है जब वो बच्चा किताबी कीड़ा होता है। जी। क्या होता है, किताबी कीड़ा जो बच्चा होता है, वो जब कोई समस्या आती है, कोई दिक्कत आती है, अचानक को कम नंबर पाता है, तो अपने आप को संभाल नहीं पाता, वो सोच नहीं पाता मैं क्या करूं, माता पिता को कैसे जवाब दूं, दबाव में आ जाता है और गलत निर्णय ले लेता है। लेकिन यदि वो बच्चा अदर एक्टिविटी में सक्रिय है, यदि वो बच्चा खिलाड़ी है, यदि वो बच्चा डिबेट में हिस्सा लेता है, यदि वो बच्चा डांस में हिस्सा लेता है, तो उसको मालूम है कि आज हारा हूं तो कल जीतूंगा। और एक खिलाड़ी कभी निराश नहीं होता, मैं हमेशा बोलता हूं। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आज वो हारा है तो कल जीतेगा, फिर हारेगा, फिर जीतेगा। तो हार जीत से उसका साबका होता रहता है, और यही साबका उसे मजबूत बनाता है और वो गलत निर्णय नहीं लेता है। तो मैं पेरेंट्स से गुजारिश करूंगा, मेरे घर में भी ये नियम है कि 1 घंटा वो बच्चा जरूर खेलने बाहर जाएगा। आपके घर में भी नियम बनाइए कि वो बच्चा 1 घंटा जरूर बाहर खेलने जाएगा, तभी उस बच्चे का व्यक्तित्व विकास पूर्ण रूप से होगा। और ये संस्कार स्कूल का मोटो है कि बच्चे का संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए, इसलिए हम अलग हैं। बहुत बढ़िया आपने बात कही सर। इसी से एक प्रश्न और मैं जोड़ दे रहा हूँ इसी में, कि जैसा आपने कहा बच्चे फांसी लगा लेते हैं, बहुत दुखद होता है। एक प्रेशर पहले बच्चों में नहीं रहता था। हम और आप जब पढ़ाई किए हैं तो बहुत खेलते थे, बहुत पढ़ते थे, तो ये बच्चों के ऊपर प्रेशर कैसे आता है? और पेरेंट्स कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा छूट दे देते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं जो कंपटीशन का है, तो इसे कैसे दूर किया जा सकता है और आप क्या सलाह देना चाहेंगे? असल में क्या होता है कि पेरेंट्स आजकल समय कम देते हैं। जी। मेरा ये मानना है कि आपको रोज 15-20 मिनट, आधा घंटे बच्चे के साथ बात करें या टीवी देखें, बैठें। मैं भी कोशिश करता हूँ मेरे बेटे के साथ बैठूं। तो जब बच्चा रिजल्ट आता है तो पेरेंट ध्यान देता है, अरे कम नंबर पा गया, ज्यादा नंबर पा गया। स्कूल से जब शिकायत आती है तब वो ध्यान देता है कि अरे बच्चा बदमाशी कर रहा है, बिगड़ रहा है। मेरी पेरेंट्स से एक भारी शिकायत है कि जब कोई बात हो जाती है, बिगड़ जाती है, तब वो जागते हैं। रेडियो धूम के माध्यम से मैं उनको बताना चाहूंगा कि आप किसके लिए कमा रहे हैं, आप और मैं किसके लिए मेहनत कर रहे हैं। जी। आखिर हम घर बना रहे हैं, बिजनेस व्यवसाय बना रहे हैं, बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, इतना खर्च कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? उसी बच्चे के लिए ना। जी जी। तो आप यदि उसी बच्चे को समय नहीं देंगे या उस बच्चे को नहीं समझाएंगे, देखिए घर के संस्कार क्या है ये कौन बताएगा? माता पिता, दादा दादी। उस बच्चे को भविष्य में कैरियर बनाना है कौन बताएगा? उस बच्चे को अच्छा क्या लगता है, क्या बुरा लगता है, कौन जानेगा? तो टीचर तो जानता है स्कूल में, वो स्कूल में जानने के बाद कोशिश करता है कि वो ठीक कर ले, लेकिन माँ बाप, जो बच्चे जिनकी धरोहर है, उनका जानना जरूरी है। बिल्कुल। तो आपने जो प्रश्न उठाया बिल्कुल सही है कि पेरेंट्स क्या करें। तो मैं यही सलाह दूंगा कि पेरेंट्स बच्चों से बात करें, महीने में एक बार कम से कम टीचर से बात करें। स्कूल में उसके दोस्त, जैसे एक बच्चा है और नाम नहीं लूंगा, गलत रास्ते में चला गया, मैंने उनको 11वीं में माता पिता को कह दिया था कि गलत रास्ते में जा रहा है, क्योंकि हमको पता चल जाता है। जी जी बिल्कुल। उन्होंने ध्यान नहीं दिया और वो आज वो गलत रास्ते में चला गया। अब उनको दुख होता है, मेरे को मिलते हैं तो बोलते हैं। अक्सर क्या होता है, जब समय निकल जाता है तब हम लकीर पीटते हैं। बिल्कुल, तब पछताए होत का क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो मैं यही निवेदन करूंगा सभी पालकों से कि आप ध्यान दें, बच्चा क्या कर रहा है, उसके दोस्त कौन है, उसको दोस्तों को घर बुलाएं, उनके बारे में जाने, उनके बैकग्राउंड के बारे में जाने। जब आप इतनी चीजों को ध्यान देंगे तो बच्चा बिगड़ेगा ही नहीं, बहुत अच्छी दिशा में जाएगा। और हमारा यही प्रयास रहता है स्कूल के माध्यम से। चलिए, और आपने दिशा की बात की तो हम थोड़ा सा मनोरंजन की ओर मोड़ते हैं अपनी दिशा को, और एक गाना आपसे और जानना चाहेंगे जो हम अपने श्रोताओं को सुना सकें। मेरा बड़ा बेटा जो है स्वराज, हालांकि मैं जानता हूँ इस गाने को सुनेगा तो उसके आंसू निकल पड़ेंगे। वो बोलता भी है पापा ये गाना मत गाया करो। अच्छा। लेकिन जब वो छोटा हुआ, छोटे से लेकर के बड़े तक, थोड़ा समझदार होते तक, मैं ये गाना उसके साथ, उसके सामने गाता था। कभी सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन। तो मेरा बेटा बहुत, मैं उसे बहुत चाहता हूँ और ये गाना उसे बहुत पसंद है। जब भी सुनता है इमोशनल हो जाता है। मैं चाहूँगा कि सभी माँ बाप की तरफ से उनके बच्चों के लिए आप ये गाना जनता को सुनाएं। बिल्कुल सर, सुनाएंगे। क्या आप 2 लाइन गुनगुना सकते हैं इसकी? बिल्कुल गुनगुना सकता हूँ। आपको मैं बता दूं, मैं भी इमोशनल हो जाता हूँ बेटे के लिए गाते गाते। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे फूल कहूँ या तारा। श्रोताओं, ये बहुत ही मार्मिक गीत है, बहुत कुछ कहता है। और फिर हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और जानना चाहते हैं पत्रकारिता के बारे में। जी।
मैं जब आपसे पहली बार मिलने गया, एक वाकया मैंने आपके मुंह से सुना था कि जैसे जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो बोलते हैं साइंस लें कि कॉमर्स लें, अरे कुछ नहीं है तो आर्ट्स तो ले ही लें। और ऐसे ही कहीं ना कहीं पत्रकारिता भी होती जा रही है कि कुछ नहीं तो पत्रकार बन ही जाएं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं जब कॉलेज में था तो मैं लेख लिखता था और यहाँ के दैनिक अखबारों में वो लेख छपता था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में भी छपता था। तो मेरा एक शौक था लिखने का, मैं कविताएं भी लिखता रहा हूँ। तो वो शौक था, वो शौक जब मैं वापस आया पुलिस की नौकरी से, तो एक तो शौक पूरा करना था, दूसरा ये था कि पत्रकारों की समाज में बहुत इज्जत होती है जी। जो वास्तव में पत्रकार है, और वास्तव में इज्जत होनी भी चाहिए क्योंकि वो शासन की, प्रशासन की अन्य ऐसी कमियों को उजागर करते हैं जो दूर होगी तो जनता का जीवन अच्छा बनेगा। बिल्कुल, आईना होते हैं, आईना होते हैं समाज का, प्रशासन का, सभी का वो आईना होते हैं जो कमियों को बताते हैं और उन कमियों को दूर करने से जनता को लाभ होता है। जब मैं वापस आया तो मुझे लगा कि मान सम्मान जो पुलिस में मिलता था वो अभी भी होना चाहिए, समाज में भी होना चाहिए। साथ ही साथ समाज का कुछ भला करने का भी एक अंदर से मेरी इच्छा रही है। तो पिताजी कहते थे कि बेटा यदि तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है तो किसी की मदद करने से पीछे मत हटो। बिल्कुल। तो वो मुझे लगा कि यदि मैं पत्रकारिता करूंगा तो मेरा सम्मान जो है वो बना भी रहेगा, साथ ही साथ लोगों का, समाज का भला भी कर पाऊंगा। तब फिर क्रांतिकारी संकेत मैंने शुरुआत की 2014 से और वो आज तक अनवरत जारी है। और रेडियो धूम के माध्यम से जनता को बताना चाहूँगा कि उनका प्यार लगातार मिलता रहा है, आज भी मिल रहा है, उम्मीद करूँगा आगे भी हमेशा मिलेगा। लेकिन कई बार ऐसा भी महसूस हुआ मन में, क्योंकि मैं पुलिस में था तभी पत्रकारों के साथ संबंध था और आज भी अब तो हूँ ही पत्रकारिता में। तो बहुत सारे लोग घर चलाने के हिसाब से, उसे वसूली करने के नाम से, कई बार आप ऐसे केस सुनते भी हैं। जी जी। तब थोड़ा सा दुख होता है कि भाई आप कुछ नहीं कर सकते तो आप दुकान खोल लो, लेकिन आप यदि पत्रकारिता को दुकान के रूप में चलाएंगे तो जो वास्तव में पत्रकार हैं, रायगढ़ के अच्छे अच्छे पत्रकार जो मेरे भाई हैं, मित्र हैं, मुझे बड़ा दुख होता है कि वो इतनी मेहनत करके नाम कमा रहे हैं या अब हम मेहनत कर रहे हैं, वो सब नाम और मेहनत खराब हो जाता है जब कोई भी एक दो ऐसा केस आता है कि किसी को 384 लग गया, धमकी देके कमा रहा था, खबर छापने के नाम से कुछ गलत कर रहा था, तो मुझे बड़ा फील होता है। और इसी कारण मैंने उस दिन ये बात कही कि अब कुछ नहीं मिल रहा है तो पत्रकार बन जाओ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके अंदर वास्तव में क्वालिटी होनी चाहिए, कुछ कर गुजरने की क्षमता होनी चाहिए, आपके अंदर जासूसी वाला नेचर होना चाहिए कि आप कुछ जान सके, मान सके और उसको जनता के सामने रख सके ताकि गलत बात सामने आए और उसमें सुधार हो। यदि वास्तव में आप ऐसा करना चाहते हैं तो ही आप पत्रकार बने। नहीं तो मेरा निवेदन है कि हमारी बिरादरी, मैं भी अब उस बिरादरी से हूँ, उसको बदनाम करने के लिए कोई कम से कम पत्रकार मत बने, ये मेरा निवेदन रहता है। सर, मुख्य रूप से क्या गुण देखते हैं? अधिकतर जैसे आपने बात कही, तो क्या मुख्य रूप से गुण होने चाहिए पत्रकारिता के लिए? जी, सबसे पहला गुण तो यही होना चाहिए कि आप किसी खबर के आधार पे ये ना सोचें कि मुझे कुछ मिल जाएगा। जी। क्योंकि पत्रकार थैंकलेस वर्क है एक प्रकार से, कि आप काम तो पूरा करो लेकिन आपको थैंक यू कोई बोले ये जरूरी नहीं है। इसलिए सबसे मुख्य गुण तो यही होना चाहिए कि आप समाज के भला जितना कर सकते हैं अपनी खबर के माध्यम से, वो आपके अंदर एक गुण होना चाहिए। दूसरा, आपके अंदर अधिकारियों से बात करना, लेखनी शानदार होना, वर्तनी मतलब उच्चारण बहुत अच्छा होना। आप जब भाषा लिखते हैं तो जो भी आपके अखबार को पढ़ रहे हैं वो सब विद्वान लोग हैं। जी जी, बिल्कुल। वो जानकार लोग हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, युवा हैं, शिक्षक हैं। और यदि वो आपके अखबार को पढ़ते हैं और आपको लेख को पढ़ने के बाद बोलते हैं कि 25 इसमें गलतियां हैं, तो मैं यही सलाह दूंगा पत्रकार साथियों को, खासकर जो युवा हैं, कि अपनी वर्तनी को, उच्चारण को बेहतर करें, अपनी लेखनी को बेहतर करें, मात्रात्मक त्रुटि ना करें, वाक्य जमाना सीखें। और यदि वो बीजीएमसी कोर्स कर सकते हैं तो और अच्छी बात है। और पत्रकारिता का सबसे अच्छा गुण है कि जो भ्रष्टाचार या ऐसा कोई कार्य हो रहा है जिससे समाज को नुकसान हो रहा है, उसको उजागर करें और निडरता से करें। यदि वास्तव में आप ऐसा कर रहे हैं तो आप में पत्रकार होने के सबसे अच्छे गुण हैं। और मुझसे भी कभी कभी हो जाता होगा, लेकिन मैं ये मानता हूँ, रेडियो धूम के माध्यम से पत्रकार साथियों को कहना चाहता हूँ कि आपकी लेखनी जनता के लिए है तो उसमें किसी प्रकार का घमंड ना करें, अहम ना पालें। मुझे समझ में नहीं आता कि अहम किस बात का है। बिल्कुल। आपकी लेखनी बहुत शानदार है तो लोग आपको इज्जत करते हैं ना, तो उस इज्जत का जवाब आप भी इज्जत से दीजिए। कोई मिलता है तो आपको नमस्कार चमत्कार करने में कोई बुराई नहीं है। और यदि आप ऐसा करते हैं तो वास्तव में आप पत्रकार हैं, मेरा ये मानना है। सर, क्रांतिकारी संकेत, हालांकि पत्रकार क्रांतिकारी होते हैं, जो भी पत्रकार होते हैं, तो
कैसे ख्याल आया कि मैं नाम क्रांतिकारी संकेत रखूं? जैसे आपने स्कूल का नाम संस्कार पब्लिक स्कूल रखा, और सच में संस्कार हैं, और ये क्रांतिकारी संकेत, तो कहीं से संकेत मिला क्रांतिकारी का क्या? नहीं, असल में इसमें मेरा कोई रोल नहीं है इस नाम के लिए जी। वास्तव में जब मेरी पदस्थापना राजनांदगांव में थी पुलिस में, तो वहां पर एक मेरे मित्र हैं नरेंद्र डाकलिया। तो नरेंद्र डाकलिया एक अखबार चलाते थे, क्रांतिकारी संकेत जी। वो साप्ताहिक अखबार था, लेकिन उनके कुछ व्यक्तिगत कारणों से अखबार बंद हो गया था। तो राजनांदगांव में मेरे कुछ साथी हैं, भाई हैं, सुनील जैन, सौरभ कोठारी, इन्होंने कहा कि भाई समाज में इज्जत बनाने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो मैं बोला पुलिस की नौकरी तो कर नहीं सकते तो एक काम करो, मैं बोला अखबार चलाओ। तो अखबार को फिर हमने क्रांतिकारी संकेत के नाम से दैनिक किया और राजनांदगांव में पहले शुरू किया, और राजनांदगांव का ही संस्करण फिर जब मैं रायगढ़ आया तो हमने रायगढ़ में शुरू किया। तो क्रांतिकारी नाम हमने बदलने की कभी सोची नहीं, क्योंकि मुझे नाम बहुत अच्छा लगता है। मैं थोड़ा सा एग्रेसिव रहा हूँ, क्रांतिकारी रहा हूँ। आपकी बातों से भी पता चल रहा है। जी जी मैं थोड़ा डरता कम हूँ। मैं गलती होती तो क्षमा मांगने में विश्वास रखता हूँ, लेकिन मैं डरता नहीं हूँ कितना भी फायदा नुकसान हो जाए। और यही कारण है कि वो नाम भी मुझे पसंद आया। और फाइनली राजनांदगांव के साथी हमारे व्यापारिक क्षेत्र से हैं, तो फिलहाल तो वहाँ अखबार अभी नहीं चल रहा है एडिशन, लेकिन रायगढ़ में कंटिन्यू चल रहा है, मैं उसे संभाल रहा हूँ। और ये क्रांतिकारी नाम जो है मुझे पसंद आया। और संकेत मतलब इशारा करना, तो क्रांतिकारी संकेत एक इशारा करता है कि कहीं भी कोई गलत बात हो रही है तो क्रांति मचा दे। यही कारण है कि ये नाम मुझे पसंद है और वो लगातार कंटिन्यू चल रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। और आपने इशारे की बात कही, तो अभी इशारा हो रहा है एक गाने का, एक गाना हम आपसे और जानना चाहेंगे। जी 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 मेरा छोटा बेटा है अभिराज जी। बेटों का नाम लव और कुश है, क्योंकि मेरा नाम रामचंद्र है तो मेरे बाबूजी ने रखा। उनको बहुत ही धर्म, ये सब कर्मकांड बहुत पसंद थे, तो उन्होंने लव कुश नाम रखा, लेकिन उसका स्कूल का नाम अभिराज है। तो जैसा स्वराज के लिए गाना है कि भाई तो जो सूरज कहूँ या चंदा, वैसे ही अभिराज के लिए हम लोग एक गाना जो है वो गाते हैं। उसकी मम्मी कम गाती है, मैं ही कभी कभी उसे सुलाते समय गाता हूँ। यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए। क्या बात, संजोग मूवी का ये गाना? संजोग मूवी का गाना है, जितेंद्र और जयाप्रदा का। तो मुझे बड़ा पसंद है वो, और पता नहीं क्यों मुझे लगता भी है कि बेटे में वो खासियत है कि वो जग का उजाला बनेगा। तो गाना आप सुना दीजिए, उसे भी अच्छा लगेगा। श्रोताओं, मैं आरजे राघव आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं रेडियो धूम के प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में। और जैसा कि आप जानते हैं, आज के प्रोग्राम में हमारे गेस्ट हैं श्री रामचंद्र शर्मा जी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। शर्मा जी, मैं सीधे गानों में बात करता हूं। पहला गाना श्रीमती जी के लिए, दूसरा गाना बड़े बेटे के लिए, तीसरा गाना छोटे बेटे के लिए। और हम अधिकतर देखते हैं, सुनते आए हैं, जब भी कोई व्यक्ति बहुत कामयाब होता है या कामयाबी की रास्ते में चलता है तो परिवार छूट जाता है। मगर जब मैं आपको सुन रहा हूँ तो ऐसा लगता है कि दोनों का सामंजस्य आप बहुत बैठा कर रखते हैं, उतना ही ध्यान परिवार में देते हैं, उनके बच्चों के संस्कार में देते हैं, बच्चों से मिलते हैं, जुलते हैं। तो ये कैसे कर पाते हैं? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि घर में जब जाते हैं रात को 11 बजे तुरंत सो जाते हैं, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं तुम ही लोग के लिए तो ये कर रहा हूँ, मगर उन्हें 10 मिनट का समय भी नहीं दे पाते हैं। तो आप ये कैसे कर पाते हैं? और यदि कुछ बिजनेसमैन और जो हमारे ऐसे व्यक्ति जो बहुत बिजी रहते हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? ये आपका कहना सही है। हालांकि मेरी धर्मपत्नी कहती है कि समय कम देते हो, या लेकिन चूंकि हम दोनों स्कूल जाते हैं तो बहाने से कम पास तो रहते ही हैं, किसी काम के बहाने से ही, फिर भी कभी कभी उसे लगता है। लेकिन मैं आज रेडियो धूम के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है। परिवार मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जरूरत पड़ने पर परिवार को समय देने के लिए किसी भी काम को मैं छोड़ सकता हूँ, मेरा ये मानना है। और आपने जो कहा कि सामंजस्य कैसे बैठाते हैं, तो देखिए राघव जी, जरूरी नहीं कि आप 4 घंटे दें, 3 घंटे दें। आप जिम्मेदारी का एहसास कराएं, उनको यह एहसास कराएं कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ। मैंने अपने दोनों बेटों को कहा हुआ है कि बेटा कभी भी तुमको लगे मेरी ज़रूरत है तो तुम हिचकना मत कि पापा बिजी होंगे, फलाना होंगे, मैं पूरी दुनिया छोड़ के आपके पास खड़ा रहूँगा। क्या बात। जब कभी आप मुसीबत में रहोगे, ये चीज़ मैंने अपने पिताजी से सीखी कि बेटा जब ज़रूरत हो तब खड़े मिलो, हमेशा खड़े होना ज़रूरी नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि जब कभी ज़रूरत परिवार को मेरी पड़ती है तो मैं उन्हें खड़ा मिलूंगा, ये वो जानते हैं। और मैं भी जानता हूं कि जब कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे चाहे पूरी दुनिया छोड़नी पड़ जाए, मैं उनके लिए खड़ा मिलूंगा। और यदि परिवार है तो सब कुछ है।
बिल्कुल। और मैं पुलिस की नौकरी, अन्य जो भी नौकरियां हैं, जो भी काम है, जीवन का अनुभव है, मैंने एक चीज बहुत, राघव जी, बहुत संजीदगी से जानी है कि अंत में परिवार और आपके मित्र ही काम आते हैं। बिल्कुल। बाकी आपकी जो भी इज्जत है वो आपके पद के कारण है, आपके नाम के कारण है, आपके पैसे के कारण है, लेकिन जो वास्तविक प्यार है, सम्मान है, सहयोग है, वो आपका, आपके परिवार और आपके जो मित्र हैं क्लोज, उनके कारण है। इसलिए उनका महत्व को हमेशा बनाए रखिए। कितने बड़े व्यापारी बन जाएं, यदि आप परिवार आपका नहीं है तो पैसा कमाना बेकार है। बिल्कुल। और कहते हैं स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, तो बाकी जो लोग हैं स्वार्थ बस आपसे प्रीत करते हैं, मगर जो घर परिवार है वो तो आपसे हमेशा ऐसा लगाव करते हैं निस्वार्थ रूप से। सर, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। ये तो मेरा पर्सनल प्रश्न था आपसे, क्योंकि कैसे कर पाते हैं, और इससे सीखने को भी मिलता है। और जो भी श्रोता सुन रहे होंगे और जो भी बिजनेसमैन सुन रहे होंगे या फिर कोई ऐसे जॉब में है, इससे जुड़ा हुआ एक गाना भी है, आप कहें तो मैं बताऊं? बिल्कुल, आप बता दें। क्योंकि इंफोटेनमेंट तो है, इंफोटेनमेंट भी है जी। तो एक गाना जो मेरे दिल को छूता है, और मैं जब कभी निराश होता हूँ, निराश तो कम होता हूँ, लेकिन फिर भी जब कभी एक लगता है कि अरे पूरी दुनिया शायद साथ है कि नहीं है पता नहीं, आगे क्या कर पाऊंगा पता नहीं, और भी बहुत सारी चीजें करने की इच्छा है, लेकिन मन कई बार थोड़ा उदास हो जाता है, तो मैं अपने और अपने स्कूल के जो बच्चे हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरे अपने बच्चे हैं, उन सबको मैं ये कहता हूँ इस गाने के माध्यम से कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। बिल्कुल। ओ राही। तो हम सब वास्तव में, आप, मैं, दुनिया में हम सब राही हैं। बिल्कुल। हम उस मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं जो हमको पता नहीं है। भगवान ने जितना समय दिया है उतना समय तक हम चलते रहें राही के रूप में, और निराश और उदास नहीं होना है, जो होगा देखा जाएगा। ये मेरा एक है, और इस गाने को मैं काफी पसंद करता हूँ। तो चलिए सर, हम बाद में करेंगे, पहले सुन लेते हैं आपकी पसंद का ये गाना। और सच में ये बहुत ही मोटिवेशनल सॉन्ग है जी। बताओ, ये बहुत ही मोटिवेशनल सॉन्ग है, ये तो हम सब जानते हैं, और इसके एक एक शब्द प्रेरणादायी हैं। हम यदि कभी भी हारते हैं, ऐसा लगता है कि हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं, तो कोई हमें बाहर से मोटिवेट करने नहीं आता। सबसे पहले हमें खुद मोटिवेट होना पड़ेगा। जब आप खुद मोटिवेट होंगे तब आप दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं। बहरहाल, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। शर्मा जी, जैसे रायगढ़ में आपको सभी जानते हैं, एक होता है मीडिया में दिखना, मीडिया में रहना, और जैसे मूवीज़ कोई आती हैं तो हम हीरो के नाम से जानते हैं कि ये मूवी का ये हीरो है, डायरेक्टर का नाम नहीं जान पाते, बहुत कम होता है, एक दो अपवाद छोड़ दें तो। मगर आप एक डायरेक्टर हैं, और जब भी हम कोई कहीं भी संस्कार पब्लिक स्कूल का पोस्टर देखते हैं, आपकी फ़ोटो देखते हैं, सोशल मीडिया में कहें, प्रिंट मीडिया में कहें, या जिस मीडिया में भी कहें, आप सामने आते हैं। कई लोग छुपते हैं, बताते हैं कि हाँ मेरा चल रहा है, वो छुप जाते हैं, मगर आप सामने आते हैं। तो इसके पीछे क्या सोच है? जी, जब ये बात चले कि स्कूल का प्रचार करना है तो कैसे करना चाहिए, तो चूंकि मैं शिक्षा के क्षेत्र में रहा हूँ, मेरे पढ़ाए हुए 70-80 लोग बड़ी बड़ी नौकरियों में हैं, पदों में हैं, तो मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं कि केवल व्यवसाय से संबंधित है। मेरा ये मानना है कि जो दिखता है वो बिकता है, और वो जो दिखता है वो अच्छा होना चाहिए जी। तो व्यक्तिगत मुझे और मेरे मित्रों साथियों के बीच ये क्लियर है कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी कुछ हमने किया है, पाया है मेहनत से। तब फिर वो एज ए एंकर भी मैंने बहुत सक्सेस पाई है। तो मुझे लगा कि लोगों को ये पता चलना चाहिए कि स्कूल चला कौन रहा है। बिल्कुल। तो नाम से लोग आकर्षित होते हैं, यदि वो नाम वास्तव में एक ऊंचाई पर है। जी जी। तो ऊंचाई मेरे लिए ज़्यादा मायने नहीं रखती, मैं तो सामान्य इंसान हूँ, लेकिन ये बात मायने रखती है कि भगवान ने मुझे ऐसा गुण दिया है कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति ला सकता हूँ। मुझे मालूम है आर्थिक पाबंदियाँ कुछ हैं स्कूल से संबंधित, इसीलिए अभी तक कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन भगवान ने मुझे ये गुण दिया है। रेडियो धूम के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि मुझे समझाने का तरीका, मुझे पढ़ाने का तरीका काफ़ी अच्छे से आता है, और बच्चों के साथ मैं बड़ा हिल मिल जाता हूँ, और इसका भी लाभ मुझे वहाँ मिलता है। नेतृत्व क्षमता भगवान ने मुझे दी है। मैं क्रिकेट टीम का कैप्टन रहा हूँ, एनसीसी में पूरे जिले का हेड रहा हूँ। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि जब मैं बच्चों को लाभ दिला सकता हूँ और पालकों को ये मैं बता सकता हूँ कि मैं बेहतर कर सकता हूँ और मेरी टीम भी बेहतर करेगी क्योंकि मैं उनके साथ हूँ,
तो मैं इस बात को पुरजोर ये बोलता हूँ कि पता चलना चाहिए कि कौन चला रहा है। बिल्कुल। और जब हम अच्छा करते हैं तो फिर डर किस बात का, सामने आना चाहिए। यदि मैं व्यवसाय के दृष्टिकोण से चलाता जी, मैं बाकी स्कूलों से मुझे मतलब नहीं है, मैं दूसरे की आलोचना में विश्वास नहीं रखता, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि यदि मुझे मालूम है मैं अच्छा चला रहा हूँ और अच्छा चलाऊंगा और बच्चों का भविष्य बनाऊंगा, तो ये बताने में क्या बुराई है कि आपके बच्चे का भविष्य हमारे हाथों में सुरक्षित है, संस्कार पब्लिक स्कूल के हाथ में सुरक्षित है। और उस संस्कार पब्लिक स्कूल का डायरेक्टर एक ऐसा व्यक्ति है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास कर चुका है, जो पत्रकारिता के क्षेत्र में है, खेलकूद के क्षेत्र में है, सामाजिक हित में है, बच्चों के साथ हिल मिल करके रहता है। एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि मैं जब भी असेंबली में जाता हूँ तो पूरी असेंबली ग्राउंड गूंज जाता है गुड मॉर्निंग सर के नाम से। जी जी। तो मुझे वहां पर बहुत ही आत्मीयता फील होती है, मुझे बच्चों से जुड़ाव फील होता है। कोई घमंड नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे खुशी होती है कि वो बच्चे सब मेरे दिल के टुकड़े हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं। और यदि उनके जीवन को बनाने में मेरा 1% भी योगदान मिलता है, 1% भी मैं उनके जीवन को कुछ अच्छा बनाने के लिए योगदान दे सकता हूँ, तो मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ। और यही कारण है कि मैं सुबह 7 बजे से स्कूल पहुँच जाता हूँ और पूरे टाइम स्कूल में देता हूँ। और ये विश्वास दिलाता हूँ जो पेरेंट्स मेरे से जुड़े हुए हैं कि आपको कभी भी निराशा हाथ नहीं लगेगी, हम बच्चे के बेहतर के लिए ही प्रयास करेंगे। ये मैं रेडियो धूम के माध्यम से कहना चाहता हूँ। चलिए, बहुत अच्छे विचार है सर, आप बहुत अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं। और अभी आपने एक बात का जिक्र किया व्यवसाय का, और ये दोनों व्यवसाय, चाहे आप पत्रकार के फील्ड में हो या फिर एजुकेशन के क्षेत्र में हो, कि ये एक सेवा है, ये बिजनेस नहीं है, इसको आप कैसे देखते हैं? आपने ये कहा तो मुझे फिर मेरी धर्मपत्नी की बात याद है। वो कहती है कि तुम कोई काम करो। हाँ। तो मैं बोलता हूँ इतने सारे काम कर रहा हूँ और क्या करूँ जी। तो हंसने लगती है, अरे इस काम में कहीं कमाई कहाँ है। हाँ। वास्तव में आपको बताऊं स्कूल में भी ऐसी कोई कमाई नहीं है कि कोई करोड़ों कमा रहे, ये कमा रहे हैं, घर द्वार चल जाता है, लेकिन उद्योग के हिसाब से इसमें कमाई नहीं, बिल्कुल नहीं है। जिला क्रिकेट संघ में सेक्रेटरी हूँ, बिल्कुल कमाई नहीं है, जेब से लग जाता है कई बार। विप्र फाउंडेशन में प्रदेश अध्यक्ष हूँ, बिल्कुल कमाई का मतलब ही नहीं है, कई बार जेब से लग जाता है, लगा भी है जी। वैसे ही प्रेस में हूँ तो अखबार में भी कमाई नहीं है, मान सम्मान है, अखबार में नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाए, बस यही कोशिश करता हूँ, लेकिन वो भी बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाता है। तो वो बोलती है कुछ काम करो। तो आपने जो कहा वो बात सही है कि व्यवसाय के दृष्टिकोण से, लेकिन पता नहीं मेरा दृष्टिकोण व्यवसायिक है ही नहीं, क्योंकि आप जानते हैं पुलिस की नौकरी में नाम के साथ पैसा भी है, और मुझे केवल पैसे ही कमाना होता तो मैं वो नौकरी क्यों छोड़ता। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन थोड़ा सा एक मन को तसल्ली मिलती है कि समाज का भला कर पा रहा हूँ, लोगों का अच्छा कर पा रहा हूँ, और ठीक है घर द्वार चल ही रहा है, बच्चे योग्य बन जाएंगे तो पैसे की क्या जरूरत है। पूत कपूत को क्या धन संचय, और पूत सपूत तो क्या धन संचय। तो पैसा जितना होगा वो खराब कर देंगे यदि गलत होंगे तो, और सही होंगे तो बढ़ा लेंगे। तो मैं इसीलिए इसको व्यवसाय के दृष्टिकोण से नहीं देखता हूँ। मेरा मानना है कि मुझे मौका मिला है हजारों बच्चों की जिंदगी संवारने का, बनाने का, मैं वही प्रयास कर रहा हूँ और वही करता रहूंगा, चाहे कोई कुछ भी समझे। और इसमें मुझे 2 लाइन याद आ रही हैं कि पाप की कमाई हाथ तो आती है मगर काम नहीं आती, ये आपकी बातों से झलक रहा है। सर, अधिकतर पेरेंट्स के मन में बहुत सारे डाउट रहते हैं कि यदि हम बच्चों को हॉस्टल भेज दिए हैं तो क्या रहता होगा, क्या नहीं रहता होगा, मगर पिछले कई वर्षों से आप स्कूल चला रहे हैं, एक भी शिकायत नहीं आई है, न किसी बच्चे की न किसी पेरेंट्स की। तो कैसे जब बच्चे हॉस्टल जाते हैं तो कैसे वहाँ घुल मिल जाते हैं? क्योंकि शुरुआत में पेरेंट्स को दिक्कत होती है, बच्चों को भी दिक्कत होती है, मगर पेरेंट्स तो समझदार होते हैं, वो 2-4 काम करके बिजी हो जाते हैं और कोशिश करते हैं, याद तो खैर आते ही, मगर उससे बाहर निकलने की। फिर आप ऐसा क्या करते हैं कि बच्चे संस्कार पब्लिक स्कूल जाते हैं और घुल मिल जाते हैं? जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया। ये रेडियो धूम के माध्यम से जो ग्रामीण क्षेत्र के पालक हैं उनको बताना चाहूँगा कि आपका बच्चा जब हमारे हॉस्टल आता है तो सबसे पहले तो कोई भी आप कैदी बना के नहीं रख सकते जी। हम बच्चे को यह एहसास कराते हैं कि बेटा तुम यदि दूर हुए हो, जिन माँ बाप को तुम चाहते हो और उनसे दूर हुए हो, तो तुम ये सोचो कि वो माँ बाप तो तुमको ज्यादा चाहते हैं। बिल्कुल। वो अपने से तुमको दूर कर रहे हैं, क्यों? ताकि तुम कुछ बनो, कुछ हासिल करो और उन माँ बाप का नाम रोशन करो। तो हम ये प्रयास करते हैं कि हॉस्टल में हमारे हॉस्टल वार्डन हैं संतोष सिंह और माला सिंह, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो लोग पारिवारिक माहौल बना करके रखते हैं और हम बच्चों को बिजी रखने के साथ साथ एक आत्मीयता वाला माहौल देते हैं और उनको ये एहसास कराते हैं कि बेटा यहाँ आप कुछ बनने आए हो जी। तो जब बनने आए हो तो त्याग किए बिना कुछ हासिल नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि ये तुम्हारा त्याग है कि तुम माता पिता से दूर हो, माता पिता का त्याग है कि तुम उनसे दूर हो। तो उस त्याग के बदले तुम भी कुछ तपस्या करो, तुम भी कुछ बनो, ताकि माँ बाप गर्व से कह सके कि हाँ ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है।
यही कारण है कि हमारे हॉस्टल में एक माहौल बहुत अच्छा है। हम सुबह योगा क्लास लेते हैं, पीटी क्लास लेते हैं, उसके बाद बच्चों को दूध, बिस्किट, केला ये सब देते हैं। फिर घर में 6 दिन में 6 नाश्ते अलग अलग नहीं बनते होंगे, लेकिन हमारे स्कूल में 6 दिन में 6 नाश्ते बनते हैं। पोहा, चीला, डोसा, समोसा ये सब चीजें बनती हैं ताकि बच्चों को एक खाने पीने का भी तनाव न रहे। मेरे मुंह में भी पानी आ गया। बच्चों को संडे को एक पिक्चर देखना अनिवार्य है। आप पिक्चर देखिए, बच्चों को बागवानी सिखाते हैं, बच्चों को कैसे रहना चाहिए, कैसे करना चाहिए, डिबेट कराते हैं, एक्सटेम्पोर कराते हैं ताकि बच्चे कुछ सीखें, कुछ जाने। और संडे फीस्ट में मीठा अनिवार्य है, बच्चों को मीठा मिलता ही है, चाहे हलवा मिले, रसगुल्ला मिले, गुलाब जामुन मिले, ताकि उनको घर की फिर हर संडे उनको बातचीत करने का मौका दिया जाता है। महीने में एक संडे पेरेंट्स आकर के ले जाके घुमा सकते हैं, साथ में पिक्चर दिखा सकते हैं, खाना खिला के फिर छोड़ देते हैं। और सबसे बड़ी बात राघव जी ये है, हम उनको यह एहसास कराते कि बेटा यहाँ कुछ बनने आए हो, टाइम पास करने नहीं आए हो। मैं लड़कियों से कहता हूँ, आज यहाँ फिर कहना चाहूँगा रेडियो धूम के माध्यम से, कि सभी लड़कियों से जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ रही हैं, आप टाइम पास मत बनिए, अपने आप को इस मुकाम पे पहुंचाइए कि जीवन में कभी भी आपको संघर्ष करना पड़े, कभी भी आपको हो सकता है शादी किससे होगी, कब होगी, कैसे होगी, कैसा परिवार मिलेगा, पता नहीं है। इसलिए आप अपने आप को इतना सक्षम और योग्य बनाइए कि आपको कभी भी जीवन जीने की जरूरत पड़े अकेले, तो आप इतने काबिल रहो कि आप बेहतर नौकरी, बेहतर स्थान, बेहतर मुकाम और बेहतर इज्जत समाज से पा सको। ये आपका हक है। इसलिए आपको बिल्कुल तैयार रहना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। और मैं लड़की हूं भूल करके, मैं एक इंसान हूं जो सफल हो सकती है, और सफल हो करके दिखाना चाहिए उनको जो बोलते हैं कि लड़कियां आगे नहीं बढ़ सकती। मेरा ये मानना है। बहुत बढ़िया आपने बात कही। और सर, जैसे आपने त्याग की बात कही, अधिकतर ऐसा होता है कि सरकारी नौकरी मिल जाने के बाद लोगों को लगता है कि गंगा नहा लिए, और आप सरकारी नौकरी में थे, थाना अधिकारी बने, फिर उसको छोड़कर आए, और बच्चों से भी कहते हैं कि आप यदि कुछ चीज त्यागेंगे तब आगे जाके सफल हो पाएंगे। और आपका नाम है रामचंद्र, तो थोड़ा सा मुझे 4 पंक्तियां याद आ रही हैं कि त्याग दी हर कामना निष्काम बनने के लिए, 3 पहरों तक तिपा दिन शाम बनने के लिए, प्यार ममता मोह माया अपना पन दुलार, राम ने खोया बहुत श्री राम बनने के लिए। क्या बात है, क्या बात है। तो भगवान श्री राम तो भगवान है, हम तो तुच्छ हैं, कुछ भी नहीं है, मानव मात्र हैं और गलतियों के पुतले हम होते हैं। मेरे अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये कोशिश करते हैं कि जो माँ बाप ने सिखाया उसको फॉलो कर सकें। और श्री राम ने जो वचन बोले या एक जीवन दिखाया, उसमें कोशिश करें कि बेहतर कर सकें। कितना कर पाते हैं ये तो आप लोग और जनता ज़्यादा बताएगी, लेकिन हाँ, संघर्ष करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। और कोई भी बड़ी चीज़, मेरा ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति जो महान बनता है, हम तो सामान्य इंसान बन जाए तो बहुत हैं, लेकिन महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी, सरदार पटेल जी, अशफाक उल्लाह खां जी, ऐसे जितने भी लोग थे जो महान बने, उसके उन्होंने त्याग किया। बिल्कुल, बिना त्याग के तो आप कुछ बन ही नहीं सकते, कुछ हासिल नहीं कर सकते। इसलिए कुछ भी यदि बनना है तो आपको समय का, खुशियों का, बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा, तभी आप ऊंचाई हासिल कर पाएंगे। बहुत बढ़िया बात कही आपने। और सर, एक अनुभव आपसे हम और जानना चाहते हैं। जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं। आपके जीवन में कभी कुछ ऐसी समस्याएं आई हों कि आपको ऐसा लगता हो कि मैं किसी से कह भी नहीं सकता, सह भी नहीं सकता, और खुद को मोटिवेट करके आप आगे बढ़े हों? कई बार ऐसा आया है। अच्छा, मतलब मेरे अंदर एक बहुत अच्छी जो बात है, अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ, उसको आप घमंड मत समझिएगा। बिल्कुल। लेकिन मेरे अंदर एक बात है कि मैं हारने के बाद भी जीतने की उम्मीद नहीं छोड़ता हूँ। मेरे अंदर ये जबरदस्त चीज है, आत्मविश्वास है कि कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं कि मैं हार गया, घोषणा हो गई कि मैं हार गया, लेकिन उसके बाद भी मैं लगा रहा, और 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 2 दिन बाद वो स्थिति पलट गई और फिर मुझे जीता हुआ माना गया और घोषित किया गया। अरे वाह! ये चीज जो है ये बच्चों में होनी चाहिए, और यही कारण है कि मैं झिझकता नहीं हूँ, डरता नहीं हूँ। पहल करने की मेरे अंदर बहुत क्षमता है, और ये क्षमता मैं चाहता हूँ बच्चों में भी आए। ये मैं वास्तव में रेडियो धूम के माध्यम से कहना चाहूँगा कि मैं अपने बारे में आज बताने नहीं आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो अनुभव संघर्ष के साथ मुझे कहीं से मिला है, मैं आपसे शेयर करूँ और आप वो बच्चों में डालें। बिल्कुल, बच्चों में जब डालेंगे तभी वो बच्चे आगे उस चीज़ को कर पाएंगे, सीख पाएंगे। यही कारण है कि मैं संघर्षों से घबराता नहीं हूँ। और मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक जो समस्या पे बात करता है और एक जो समाधान पे बात करता है। क्या बात! तो मेरी आदत है, मैं समाधान पे बात करता हूं। जैसे मेरे पास आप आए
कि शर्मा जी ये दिक्कत है, फलाना है, तो मैं उस दिक्कत पे कम बात करूंगा, मैं उसके समाधान पे ज्यादा बात करूंगा। बिल्कुल। और इसीलिए मैं कभी घबराता नहीं हूँ, मुझे टेंशन नहीं होती है। कोई भी समस्या आती है तो मैं विचलित नहीं होता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं समाधान पे विचार करता हूँ कि समाधान कितने दिन में होगा, कितने समय में होगा। जैसा आपने कहा कि कई बार समस्याएं आई होंगी, बड़ी बड़ी समस्याएं आई हुई है, बड़ी बड़ी, खेल में, पढ़ाई में, नौकरी में, पैसे के लिए। इवन जब मैं यहाँ वापस आया तो एक बार बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर कई लोगों ने मिल करके मुझे नेस्तनाबूद करने की भी कोशिश की, लेकिन मेरे अंदर धैर्य बहुत है। पुलिस की नौकरी में मैंने सीखा है कि समय हमेशा पलटता है, तो मैंने धैर्य रखा और मैं वापस पलट के आया और आज आपके सामने हूँ, एक एग्जाम्पल के रूप में हूँ। तो संघर्ष से कभी घबराना नहीं चाहिए। बोलते हैं ना कि ये समय बीत गया तो वो समय भी बीत जाएगा। तो जब अच्छा समय चला गया, बुरा आया है, तो बुरा समय भी जाएगा और अच्छा आएगा। बस आप इंतजार करें, लगे रहें, मेहनत करें। और यही कारण है कि मैं, हमारी प्राचार्य रश्मि शर्मा और हमारी पूरी फैकल्टी स्कूल को शानदार मेहनत करके इस ऊंचाई पे ला रही है, बहुत सारे संघर्षों के बावजूद। ये एक कोशिश रहती है। सर, बहुत बढ़िया बात आपने कही। और सर, जैसा मैं आपको देख पा रहा हूँ, हालांकि श्रोता, आपको कई श्रोता देखे होंगे जो अभी सुन पा रहे होंगे, मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि शर्मा जी बिल्कुल फिट हैं। और हम आपका ये राज जानना चाहते हैं, कितने सारे काम होने के बावजूद मगर फिर भी आप आराम नहीं करते हैं। सुबह 7 बजे से लेकर के और रात को शायद 11-12 बजे तक आप काम करते रहते हैं, और नहीं तो खुद बिजी हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि संघर्ष किसी के पीछे आता है, परेशानियां किसी के पीछे आती हैं, मगर आपसे जब हम बात कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि संघर्ष यदि नहीं आता है तो आप खुद ही संघर्ष को पकड़ लेते हैं जाकर के कि मैं एक ठो नया बेड़ा उठा लिया हूं, अब इसको मुझे पार लगाना ये बात आपने बहुत सही कही। तो बहुत अच्छा पहचाना। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी जी जी, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि संघर्ष नहीं होता है तो मैं पकड़ लाता हूँ। लेकिन ये है कि मिसेज कहती हैं भाई कोई काम करो, लेकिन वास्तव में अब मैं एक मैनेजर बन गया हूँ जी। रतन टाटा जी से एक बार पूछा गया कि सर इतने सारे काम हैं, आप कैसे करते हैं? तो रतन टाटा ने कहा कि मेरा जो भी काम हो रहा है मैं उस सब काम को जानता हूँ, इवन गाड़ी में पाना पेचकस से लेकर के टायर फिट करना भी जानता हूँ। अरे वाह! उन्होंने ये कहा। लेकिन उनका कहना था कि अब मैं संघर्ष करके एक ऐसे लेवल पे आ गया हूँ, जरूरत पड़ेगी तो अभी भी टायर लगा सकता हूँ, लेकिन अब मैं क्यों लगाऊं जी। तो मेरा घर पे यही विवाद होता है, काम करो। तो मैं बोलता हूं कि जो बॉस होता है काम करता नहीं, करवाता है जी। तो मैं यदि स्कूल चला रहा हूं तो मुझे शिक्षा कैसे होनी चाहिए मालूम है जी। तो अब मैं वो टीचर के माध्यम से दिलवा रहा हूं। बिल्कुल। मैं क्रिकेट में जिला क्रिकेट संघ में सेक्रेटरी हूं, तो क्रिकेट कैसे होना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो मुझे मालूम है। अब मैं कोच के माध्यम से, मेरे दोस्त हैं पंकज बहिदार, उनके माध्यम से कोचिंग करवा रहा हूं। तो आपने जो कहा कि कैसे आप मैनेज करते हैं या इतनी सारी चीजों को, तो मेरा ये मानना है कि एक समय के बाद इंसान जब बहुत सारी फील्ड में काम कर चुका होता है और फिर जो एक ऊंचाई पे आता है तो फिर काम करता नहीं, करवाता है। तो मेरे पास कोई भी आता है, सर ये काम नहीं हो रहा, तो मैं उसे बता देता हूँ इसे ऐसे करो, और उसको नहीं आता तो मैं करके बता देता हूँ। बिल्कुल। तो स्टाफ सम्मान भी करता है, डरता भी है कि सर को आता है, यदि हम गलत करेंगे तो सर पकड़ लेंगे जी। तभी आप मैनेज कर पाएंगे। जहां तक फिट होने की बात आपने कही, मैं एक खिलाड़ी रहा हूँ बचपन से, और बहुत अच्छे स्तर पर मैंने विश्वविद्यालय खिलाड़ी के रूप में 3 साल खेला। CK नायडू ट्रॉफी बिलासपुर संभार एक ही बार जीती है आज तक। उसका मैं ओपनर बॉलर था, लेफ्ट हैंडेड, और हमने इंदौर को हरा करके ग्वालियर में जीता था। तो खिलाड़ी भाव शुरू से रहा है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि अभी भी मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं अभी भी खेल से जुड़ा हुआ हूँ। जब मन करता है स्टेडियम चला जाता हूँ, वहाँ पर मेरे दोस्तों के साथ, सबके साथ रनिंग करता हूँ, जॉगिंग करता हूँ। तो मैंने अपने आप को उस चीज़ से जोड़ा हुआ है। यही कारण है कि मैं अभी तक फिलहाल कम से कम फिट हूँ और कोशिश करूँगा कि आगे भी फिट रहूँ। बहुत बढ़िया बात कही आपने। हम आपसे एक संदेश लेना चाहेंगे हमारे रेडियो धूम के श्रोताओं के लिए, जो आपके स्कूल के बच्चे के पेरेंट्स हैं उनके लिए, और जो युवा पीढ़ी है उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं पालकों को, पेरेंट्स को, बच्चों को ये संदेश देना चाहूँगा कि शुरू के जो साल होते हैं वो आपके जीवन को बनाते या बिगाड़ते हैं। पालकों को ये कहना चाहूँगा कि कक्षा 6वीं से 12वीं तक बच्चों को ध्यान दें, कहाँ जाते हैं, किसके साथ उठते बैठते हैं, गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं, मोबाइल में क्या कर रहे हैं, उसकी एक लिमिटेशन होनी चाहिए। मोबाइल मेरे बेटे को आधे घंटे में देता हूँ, बेटा तू खेल ले, उसके अलावा मोबाइल उसके हाथ में नहीं देता हूँ। 10वीं के बाद उसे मोबाइल दूंगा ताकि मैच्योरिटी आ जाए। युवाओं को संदेश दूंगा कि जीवन एक मिला है, केवल हंसने, खेलने, गाने बजाने, मस्ती करने के लिए नहीं मिला है। 136 करोड़ की जनसंख्या है। मैं एक छोटी सी बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। मैं हमेशा, राघव जी, आपके लिए भी बोलूंगा, मेरे लिए भी बोलूंगा, सबके लिए,
रायगढ़ की जनसंख्या लगभग 17 लाख है। जी। मैं अपने आप से पूछता हूँ और मैं बच्चों से क्लास में बात करता हूँ। आपको बताना चाहूंगा कि मैं बच्चों की क्लास लेता हूँ मोटिवेशनल। तो मैं बच्चों से पूछता हूँ कि बेटा 17 लाख की जनसंख्या है, आपको कितने लोग जानते हैं? फिर मैं उनको बोलता हूँ चलो छोड़ो 17 लाख को, रायगढ़ शहर की जनसंख्या 5 लाख है, आपको कितने लोग जानते हैं? फिर मैं उनको बोलता हूँ चलो 5 लाख की जनसंख्या छोड़ो, आप जिस पुरानी बस्ती एरिया में रहते हैं वहां की जनसंख्या 1 लाख है, आपको कितने लोग जानते हैं? तो उनका जवाब बहुत कम रहता है, 100, 200, 50, 25। फिर मैं उनको बोलता हूँ चलो छोड़ो, आप 1 लाख को भी छोड़ो, आपका जो वार्ड है उसमें 10,000 की जनसंख्या है, आपके वार्ड में आपको कितने लोग जानते हैं? फिर मैं बोलता हूँ छोड़ो, आपके मोहल्ले में 1,000 लोग रहते हैं, उसमें आपको कितने लोग जानते हैं? राघव जी, मेरा ये मानना है, एक जीवन मिला है, 136 करोड़ में कीड़ों मकोड़ों के जैसे आप पैदा हुए और वैसे ही आप मर गए, आपको कोई नहीं जाना। तो राघव नाम का कोई व्यक्ति दुनिया में पैदा भी हुआ था कि नहीं, किसी को पता ही नहीं चला। तो आपके आने और जाने का यदि किसी को असर नहीं हो रहा है तो क्या फायदा ऐसे जीवन का? तो एक लक्ष्य बनाइए। मैं सबसे कहता हूं, अपने आप से भी कहता हूं, एक लक्ष्य बनाओ और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पर्याप्त मेहनत करो, ऊंचाई हासिल करो, मुकाम हासिल करो। मेरा लक्ष्य है कि रायगढ़ की 17 लाख जनसंख्या है, कम से कम वो तो मुझे जाने, 136 करोड़ भले ही ना जाने। तो मैं ये पालकों से, बच्चों से, आपसे सबसे कहना चाहूंगा, जो भी रेडियो धूम को सुन रहे हैं, आप अपना एक लक्ष्य बनाएं, लक्ष्य को हासिल करने की किसी भी फील्ड में आप काम करें, बेस्ट करें। सभी से कहता हूं मैं अपने आप से भी कहता हूं, जो भी काम को करो बेस्ट करो, जितना भी करो शानदार करो, ताकि आपको उस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, आपके मोहल्ले के लोग, आपके रिश्तेदार के लोग और आपका जिला तो कम से कम जाने। बिल्कुल। तो आपने बहुत बढ़िया बातें की, समय कब निकला हमें पता नहीं चला। तो शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो धूम में अपना समय देने के लिए। और बहुत सारे प्रश्न जो अंदर ही रह गए मेरे, नहीं तो मेरे भी अंदर कई सारे जवाब रह गए। मुझे लगता है बच्चों को बहुत कुछ बोलूं, बताऊं, समझाऊं, सिखाऊं, क्योंकि अभी उनकी उम्र है सिखाने की। तो मैं तो निवेदन करूंगा रेडियो धूम से कि भविष्य में फिर मुझे कभी मौका दिया जाए, बिल्कुल यही ताकि मैं बच्चों को बता सकूं, समझा सकूं, जवाब दे सकूं। आपने मुझे यहाँ बुलाया, रेडियो धूम के श्रोताओं से मुझे रूबरू होने का मौका मिला, अपनी बात रखने का मौका मिला। मैं नहीं जानता कितना उनको लाभ मिलेगा, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि यदि ये इस बात को लागू करेंगे अपने जीवन में तो उनको जरूर लाभ मिलेगा, खासकर बच्चों को, युवाओं को जरूर मिलेगा। और आपने मुझे यहाँ बुलाया, श्रोताओं से बातचीत करने का मौका दिया, उसके लिए मैं रेडियो धूम का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने कीमती समय से हमें अपना समय दिया। तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ आज का ये प्रोग्राम समाप्त होता है। हम आपको बता दें, आज के इस प्रोग्राम में तकनीकी सहयोग रहा पवन दिव्यांशु मिश्रा का। इसका संचालन किया आपके दोस्त आरजे राघव ने और इस प्रोग्राम के प्रस्तुतकर्ता थे रमा शंकर शुक्ला। तो इसी के साथ आज का ये प्रोग्राम यहीं समाप्त होता है, मगर आप कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए रेडियो धूम 89.6, क्योंकि आपके मनोरंजन की जिम्मेदारी अब है हमारी। नमस्कार।